नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में ही असम के नौगांव जिले के बट्टाद्वारा थाने का जिक्र किया था, जिसे 2000 के करीब शांति दूतों ने आग के हवाले कर दिया। पुलिस वाले को भी मारा पीटा। चूंकि ये सफीकुल की मौत से उग्रित है। साथ ही मैंने जोड़ा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक है और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब क्या होता है कि पॉलिटिशियन को समझना इतना मुश्किल नहीं होता, खास करके जब वो सत्ता में हो, क्योंकि उसकी पॉलिसी मैटर करती है और ये अंदाजा हो जाता है कि किसके काम करने का स्टाइल क्या है। तो हिमंता जैसे लोगों के ऊपर कभी शक होता नहीं, क्योंकि वो डीरेडिकलाइज करने की दिशा में काफी तेजी से काम कर रहा है। कुछ कमियां होंगी तो जहां जब जिसकी कमी होगी उसको भी बताया जाएगा। ये मायने नहीं रखता कि हमने किसी फैसले के लिए उनकी तारीफ कर दी तो आगे किसी फैसले को लेकर उनकी आलोचना नहीं कर सकते। तो उसमें से 5 परिवारों को चिन्हित किया गया, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था कि हिमंता ऐसा करे। अब कंपैरिजन होता है योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, दोनों के साथ अलग अलग तरह की परिस्थितियां। हिमंता बिस्वा शर्मा सर्वे सर्वा है, क्योंकि उनकी वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का प्रभाव है, सरकारें भी चल रही है। वही बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो उनकी तुलना में इनके ऊपर कुछ ज्यादा दबाव है। वरना जिस मुख्यमंत्री का डंका पूरे विश्व में बजा, उसके दूसरे कार्यकाल में भी 2-2 डेप्यूटी सीएम क्यों बनाएगा? आसानी से समझा जा सकता है। इसके लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, बस देखने की जरूरत है और मास्टर स्ट्रोक भी इंजॉय करने की जरूरत नहीं। अब बात मास्टर स्ट्रोक से जुड़ा हुआ है, तो मामला आया था एएसआई से जुड़ा हुआ कि संस्कृति मंत्रालय ने एएसआई को ऑर्डर दिया है कि वो कुतुब मीनार की खुदाई करेगा। आईटी सेल वाले सक्रिय हो गए, कई नेता भी सक्रिय हो गए। विश्व हिंदू परिषद के विजय शंकर तिवारी जी, जो उसके प्रवक्ता है, उन्होंने भी साझा कर दिया। अवनीश कुमार सिंह, जो कि एमएलसी है, उन्होंने भी इस चीज की पुष्टि कर दी। लेकिन वही कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो ये लोग ऐसे ही गुमराह करते हैं। केंद्र सरकार का कोई भी फैसला आप उठा कर देगा, ये लोग प्रचार कुछ और करते हैं, उसके आड़ में कुछ और करते हैं। एक और भी खबर चल रही है एएसआई को लेकर ही, कि उसके कंट्रोल में 3200 के करीब पुराने मॉन्यूमेंट है, जिसमें 1000 से ज्यादा मंदिर है जहां पूजा पाठ नहीं होती। एएसआई एक्ट 1958, उसका प्रोविजन है कि जो एएसआई कंट्रोल में मॉन्यूमेंट है वहां पूजा पाठ नहीं हो सकती। अभी सन टेम्पल में मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ की थी, तो एएसआई ने ऐतराज दर्ज किया था। उसको लेकर खबर आ रही है कि मानसून सत्र में उसको अमेंड कर दिया जाएगा। जब ये लोग अमेंड कर देंगे तब हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये लोग तो प्रचार प्रसार बहुत सारी चीजों का करते हैं, जो कि सच्चाई कुछ और होता है, प्रचार कुछ और होता है। एक बार फिर से ध्यान से आप देख लीजिए, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रहा हो, क्योंकि ये पूरे दिन खबर चली है कि अब कुतुब मीनार खाली करो, कुतुब मीनार का सर्वेक्षण होगा। जाहिर सी बात है कि अगर उसका सर्वेक्षण होता है तो हिंदू टेंपल ही निकलेगा। इसमें किसी को किस बात की संशय है? अभी हाल में खुलासा हुआ कि जो वहां पे मूर्ति मिली है वो भगवान नरसिंह की मिली है, उनके भक्त प्रहलाद की मिली है। वहां तो बिना खुदाई किए सब कुछ स्पष्ट है। फिर भी अगर खुदाई होती है तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन कल्चर मिनिस्टर उसे डिनाई कर रहा है कि ऐसा कोई प्लान है ही नहीं, और प्रचार प्रसार कुछ और हो रहा है। अब यही समस्या आ जाती। कुछ लोग पूछते हैं हमसे कि कभी कभी सरकार की तारीफ भी कर दिया करो, तो एक बार सरकार से जाकर बोलो कि कोई एक अच्छा काम कर दे, ताकि हम उसको गिना दें। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि प्रचार कुछ और हुआ हो और अंदर कुछ और हुआ हो, क्योंकि सरकार में हिंदू हित से जुड़े जितने मामले प्रचार प्रसार किए जाते हैं, सबकी सच्चाई यही है। तीसरा मामला है राज ठाकरे से जुड़ा हुआ। अब राज ठाकरे जो बोल रहे हैं उसी के ऊपर चर्चा हो सकती है, क्योंकि वो सरकार तो चला नहीं रहे कि उनकी क्या पॉलिसी है उसके ऊपर हम चर्चा करें। तो जो उन्होंने बयान दिया और उद्धव ठाकरे से सवालिया लहजे में पूछ लिया कि क्या ये मातोश्री मस्जिद है, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हुई। राणा दंपति को जेल भिजवाया गया, जिसको लेकर राज ठाकरे को पूछना पड़ा क्या मातोश्री मस्जिद है जिसके बाहर हनुमान चालीसा नहीं हो सकता। साथ ही इसे शिव सैनिकों के सम्मान से जोड़ा कि ये शिव सैनिकों की भावनाओं का अपमान हो रहा है।
इसके साथ ही शरद पवार के ऊपर भी निशाना साधा कि वो औरंगजेब को सूफी मानते हैं और AIMIM का इस्तेमाल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। वो जाकर औरंगजेब के मजार पर फूल चढ़ाता है। इसके साथ ही PM मोदी से 3 प्रमुख मांग कर डाली। वो 3 प्रमुख मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड और औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया जाए, जो कि तीनों में से कोई प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं करने वाला है। अब मैं इसका वजह बता देता हूं। पहला, जनसंख्या नियंत्रण कानून। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डली तो केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम इसे जबरन लोगों के ऊपर नहीं थोप सकते। जिन देशों में जबरन लागू किया गया है वहां प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले हैं। हम लोगों को शिक्षित करेंगे। जो लोग शिक्षित होते जा रहे हैं वो कम बच्चा पैदा कर रहा है, तो ये लोगों का निजी मामला है, हम फोर्स नहीं कर सकते। एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आया था जिसके ऊपर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया वही जवाब उन्होंने संसद में दिया कि हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, लोग शिक्षित होते जाएंगे जिसकी वजह से लोग जनसंख्या को नियंत्रित कर लेंगे, हम जबरन किसी के ऊपर नहीं थोपेंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ये लोग अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। अब दूसरा मामला है UCC का। ये लोग बाहर माहौल बनाते हैं। उत्तराखंड सरकार ड्राफ्ट तैयार कर रही है। वो देखिएगा ड्राफ्ट तैयार होते होते काफी समय बीत जाएगा। हो सकता है कि अगला चुनाव भी आ जाए, जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डली। तो केंद्र सरकार ने कहा कि ये हमारा नीतिगत मामला है, इसमें कोर्ट दखल ना दे। तो UCC को लेकर भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। अब तीसरा मामला है औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करना। तो जो नरेंद्र मोदी अहमदाबाद का नाम कर्णावती नहीं करा सके, मुख्यमंत्री भी रहे, आज प्रधानमंत्री भी है, जो खुद अहमदाबाद का नाम कर्णावती नहीं कर सके, वो क्या औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करेंगे? उन्होंने अपना अयोध्या दौरा कैंसिल कर दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने पहले ही दे दी थी, जिसको लेकर कहा कि मैं किसी भी फैसले को लेकर आलोचना झेलने के लिए तैयार हूं। और मैंने ऐसा इसलिए किया था कि मैं देखना चाहता था कि कौन कौन लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। अब ये फैसला जो मैंने लिया है अपने कार्यकर्ताओं को देखते हुए लिया है, क्योंकि मैं उनके जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। यूपी में मेरे जाने से कोई अनहोनी होती है तो मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब उनके खिलाफ जिन्होंने मोर्चा खोला था उनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। ये राज ठाकरे के खिलाफ तो मोर्चा खोल देते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ ओवैसी, जिसे ये क्षत्रिय बताते हैं, साथ ही जोड़ते हैं कि वो भगवान राम का वंशज है। ओवैसी जैसा व्यक्ति राम का वंशज, वो क्षत्रिय, लेकिन राज ठाकरे उत्तर भारतीयों को लेकर जो उनका स्टैंड रहा है किसी से छिपा नहीं। तो वही स्टैंड तो शिवसेना का भी था। शिवसेना से इन्होंने कितनी बार माफी मंगवाई है। अगर शिवसेना से मंगवाई हो तो इनसे भी मंगवा ले। हालांकि उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। अब जैसा कि वो बोल रहे हैं उन्हें देखना था कौन कौन लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अब ये तो वही जाने कि उन्होंने किस परिस्थिति में यह फैसला लिया। लेकिन ये बृजभूषण शरण सिंह जो ओवैसी का विरोध नहीं करते, लेकिन राज ठाकरे का विरोध जरूर करते हैं। अब मास्टर स्ट्रोकवादियों का धंधा भी ओवैसी की वजह से चल रहा है। ओवैसी कुछ बयान देते हैं, उसको बुनाया जाता है। आखिर ओवैसी लोग इतने प्रिय क्यों हैं? बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वैसे आज भी उन्हें कह सकते हैं, नाम के लिए जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पहले बीजेपी के पोस्टर आपने देखा, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो होता था और एक बड़े नेता का होता था। जैसे कभी अटल अडवाणी, जब राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष बने तो राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद जो जो अध्यक्ष बना उसके साथ जो बड़ा नेता रहा, तो 2 लोगों के फोटो होते थे। अब उसके पोस्टर पे देखेंगे तो 3 लोगों के फोटो होते हैं, मोदी, शाह और जेपी नड्डा। जेपी नड्डा का इसलिए क्योंकि वो कम से कम दिखावे के लिए तो पार्टी के अध्यक्ष है ही। तो पहले 2 लोगों के फोटो होते थे, अब 3 लोगों के फोटो होते हैं। वो अमित शाह, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे, वर्तमान के गृह मंत्री है, ओवैसी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। याद है ना वो गोली चलने का मामला सामने आया था जब,
जब ओवैसी ने नौटंकी किया था कि मैं जेड कैटेगरी की सुरक्षा नहीं लूंगा, तब हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ा रहे थे कि ओवैसी साहब आप सुरक्षा ले लीजिए, अगर आप सुरक्षा ले लेंगे तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी, वरना हम आपको लेकर चिंतित रहेंगे। तो ओवैसी को लेकर इतना चिंता क्यों है? और एक चीज आप देखते हैं, आज टीवी डिबेट उठाकर देखें, आप लोग देखते होंगे तो ज्यादातर डिबेट में ओवैसी का एक प्रवक्ता फिक्स होता है जिसके मात्र 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वैसी कई पार्टियां हैं जिसके 2 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ओवैसी को आज मीडिया में इतना लाइमलाइट मिलना, पहले कोई उतना ओवैसी को जानता भी नहीं था, लेकिन आज ओवैसी बेशक 2 सीट लाया हो, लेकिन ऐसे उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे वो मुख्य विपक्षी हो। एसडीपीआई पीएफआई की बात होती है जिसको लेकर बोला जा रहा था कि बैन कर दिया जाए। देखिए उनकी एक्टिविटीज कितनी बढ़ गई। तो ये खेल क्या चल रहा है कि ये लोग अपनी गतिविधि को बढ़ाए और इनकी गतिविधि को दिखाकर वोट मांगा जाए कि हम इन्हें रोकेंगे। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी जरूर है जो समस्या क्रिएट करके उसके समाधान के नाम पर वोट मांगती है, और यही चल रहा है। और इनके साथ एक अच्छी बात हो गई है कि बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो केंद्रीय नेतृत्व की बात करता हूं। कई लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। बाकी जो गलत कर रहे हैं, गलत को गलत बोला जाना चाहिए। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।